क्या आपको ईडीएम्स याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है? तो ये वीडियोस आपके लिए ही हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियोस में हम लोग ईडीएम्स को निमोनिक और ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे, यानी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आरंभ में। काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पर वीडियोस आ रही थी, ड्यू टू सम पर्सनल वर्क वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। नाउ वी आर रियली बैक ऑन आवर ट्रैक। अब प्रॉपर ढंग से इस चैनल पर वीडियोस आएंगी। तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड ईडीएम जो एसएससी अपने एग्जाम्स में बार बार रिपीट करती है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। इस वीडियो में 25 ईडीएम्स देखने मिलेंगे विद ट्रिक्स। इसके अलावा और भी सीरीज आएंगे। तो ओवरऑल हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईडीएम फाइंड आउट करना है ऑन द बॉल। ईडीएम का मतलब क्या होता है? ईडीएम मतलब होता है मुहावरा। मुहावरा में एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बातें करें आसमान से बातें करना, क्या कोई व्यक्ति आसमान से सच में बातें कर रहा होगा? पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना, आसमान से बातें करना, या फिर आंखों का तारा होना। इसका मतलब होता है किसी के लिए बहुत प्यारा होना। तो एक्चुअल में कोई चीज़ किसी के लिए आंखों का तारा हो सकता है, आंख में तारा, ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम उसी तरह ऑन द बॉल, क्या कोई बॉल, अगर लिटरल मीनिंग देखे तो बॉल पर कोई खड़ा हो पाएगा? जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है बॉल पर खड़ा होना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने से पहले हमारे पास 4 ऑप्शन है। अभी आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा आंसर है। पहला ऑप्शन है टू बी लेजी एंड केयरलेस, दूसरा टू बी अलर्ट एंड एफिशिएंट, तीसरा टू बी डे ड्रीमिंग, चौथा टू बी कन्फ्यूज्ड। बिल्कुल अभी आंसर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन निमोनिक्स के थ्रू आप डायरेक्टली उस आंसर तक पहुंच पाओगे। सपोज कि एक लड़का है, वो बच्चा है, वो बॉल पर खड़ा है। अगर वह बॉल पर खड़ा है तो वो काफ़ी स्किल्ड होगा, क्योंकि बॉल स्पेरिकल शेप का है। बॉल पर खड़ा रह पाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो अगर कोई बॉल पर खड़ा हो तो वहाँ से वो गिर सकता है। लेकिन अगर बच्चा स्किल्ड हो, अगर बच्चा एफिशिएंट हो, तो बेशक वो बॉल पर खड़ा हो सकता है। अगर हम मीनिंग देखने जाएँ तो ऑन द बॉल का मीनिंग क्या हो जाता है? अलर्ट होना, क्विक टू अंडरस्टैंड यानी आसानी से समझना, जिसे हम बेसिकली एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, यानी समझदार, चौकस और फुर्तीला। तो ऑन द बॉल का इस इडियम्स का मतलब क्या हो जाएगा? इस इडियम्स का मतलब हो जाएगा टू बी अलर्ट एंड एफिशिएंट। एग्जाम्पल देखें तो अगर एग्जाम्पल बताते तो ऐसे बोल सकते हैं, ही इज़ रियली ऑन द बॉल एंड फिनिशेस एवरी टास्क क्विकली। इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत ही एफिशिएंट है। ही इज़ रियली ऑन द बॉल मीन्स ही इज़ वेरी एफिशिएंट, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है? अपने काम को काफ़ी प्रॉपरली सही ढंग पर फिनिश कर पा रहा है। सेकेंड ईडियम क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड। नेल मतलब ये काटी, कील, है ना? किसी के सर पर कील ठोकना। क्या एक्चुअल में किसी के सर पर कील ठोक सकते हैं क्या? नहीं। इसको समझाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जब बात बिल्कुल सही को समझो, कील सर पर ठोक दी। इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं कि उसने सर पर कील ठोक दी। सर पर कील ठोकना मतलब किसी को ऐसी बातें बताना जो उसके उसके समझ में आसानी से आ जाए, यानी बिल्कुल सही बात कहना या सही कारण बताना। जस्ट लाइक रवि हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड द टीम लेग प्लानिंग, यानी रवि ने एकदम सीधी बातें, एकदम सटीक बातें कही। क्या कि टीम अगर फेल कर जाएगी क्योंकि टीम के पास प्लानिंग नहीं है, यानी प्लानिंग की कमी है। तो इसमें रवि ने क्या किया? रवि ने एकदम सीधी बातें बताई, यानी जो बातें कहनी चाहिए थी वही बातें उसने कही। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग्स। थर्ड इडियम्स क्या है? ए बीटर पिल। बीटर मतलब कड़वी और पिल मतलब दवाई, कड़वी गोली। आपके सामने एक पिक्चर्स दिख रहा होगा, एक डॉक्टर बड़ी सी गोली पकड़ के खड़ा है पेशेंट के सामने, यानी गोली है तो कड़वी होगी। लेकिन क्या गोली खाना आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी किसी काम को करना होता है? अगर किसी पेशेंट का हेल्थ खराब है, उसे गोली खानी पड़ेगी, भले कितनी ही कड़वी हो, गोली तो खानी पड़ेगी। दैट मीन्स कड़वी गोली निगलना मतलब सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल होना, यानी गोली खानी है, ये खाना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। दैट मीन्स एनीथिंग दैट इज़ अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, जो अप्रिय हो और एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो, ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ए बीटर पिल। कोई ऐसी बात या स्थिति जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समथिंग डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, लॉजिंग द मैच वाज बीटर पिल फॉर द प्लेयर्स टू सेलो, यानी मैच का हार जाना उनके लिए एक कड़वी गोली के समान है प्लेयर्स के लिए। फोर्थ इडियम, जंप द गन।
फिर बताना है, एग्जैक्ट मतलब नहीं होता कि जंप कर रहा गन पर। एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं जंप द गन का मतलब क्या हो सकता है। देखो, दो दो लोग हैं, एक है राजू, एक है अनिल। दे वर द बेस्ट फ्रेंड। लेकिन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में थोड़ा हाथापाई पाई हो गया। राजू ने थोड़ा जोर से मार दिया जिसकी वजह से अनिल के हाथों पे चोट आ गई। बदले में अनिल क्या कर सकता था, अनिल भी राजू को हाथों से ही मार सकता था, लेकिन यहाँ पे अनिल ऐसा नहीं किया। अनिल डायरेक्टली जंप ऑन द गन, मतलब अनिल तुरंत गन पर उतर आया, यानी अपने पैकेट से गन निकाला और राजू को मारने लगा। यानी छोटी सी लड़ाई थी राजू और अनिल के बीच में। राजू ने गलती से अनिल को मार दिया जिसकी वजह से अनिल को चोट आ गई। बदले में अनिल को करना क्या था, अनिल को भी हाथों से ही मारना था राजू को, लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, वो डायरेक्टली गन पर जंप कर गया। गन पर जंप कर गया मतलब उसने अपने पैकेट से बंदूक निकाला और राजू को मारने लगा। यानी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी कि वो उस डिसीजन तक पहुंच पाना, यानी गन से मारना, उस डिसीजन तक पहुंच पाना, इतनी फास्ट निर्णय ले लिया। यानी इसका मतलब क्या होगा, टू स्टार्ट समथिंग टू सून, यानी किसी भी चीज़ को काफ़ी पहले शुरू कर देना। छोटी सी लड़ाई थी, गन तक नहीं पहुंचनी थी, लेकिन उसने क्या किया, अनिल ने क्या किया, गन पर डायरेक्ट जंप कर गया। जिसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब टू स्टार्ट टू सुन, किसी काम को बहुत समय से पहले शुरू कर देना ही कहलाता है जंप द गन। डोंट जंप द गन, वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। कभी कभी कुछ यूट्यूबर्स, कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो डायरेक्टली जंप करते हैं गन पे, यानी वो रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट की वीडियोस बना चुके होते हैं कि जैसे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया। एक्चुअली रिजल्ट आया नहीं होता, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट भी नहीं करते हैं, वो इतना फास्ट होते हैं, इतने क्विकली चैनल पर वीडियोस अपलोड कर देते हैं विदाउट ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। उसी को बोलते हैं जंप द गन। हमारा 5वां इडियम है ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। एक 9 शेप का क्लाउड है जिसपे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो काफ़ी खुश दिख रहा है। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब हो जाता है काफ़ी खुश होना, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी। इमेजिन करो कि आप इतने खुश हो कि ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों पर उड़ रहे हो। दैट मीन्स यू आर वेरी हैप्पी एंड एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर समथिंग, जस्ट लाइक सी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग हर ड्रीम जॉब। वो एकदम इतनी एक्सट्रीमली हैप्पी है क्योंकि उसको ड्रीम जॉब मिल चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी और रिलेटेड, बेहद खुश या उत्साहित होना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सट्रीमली हैप्पी। 6th इडियम ऑन द फेंस। फेंस क्या होता है, वो जो बीच की दीवारें होती है, बाड़। जस्ट लाइक ए पर्सन इज सिटिंग ऑन द फेंस, एक आदमी है वो फेंस पे बैठा है। फेंस पे बैठा मतलब ना वो लेफ्ट साइड जा रहा है ना ही वो राइट साइड जा रहा है, यानी वो अब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसे जाना किधर है, उसे किधर उतरना है, लेफ्ट साइड उतरना है या राइट साइड उतरना है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो ऑन द फेंस का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे इमेजिन क्या करना है कि एक आदमी फेंस पर बैठा हुआ है, ना एक तरफ उतर रहा ना दूसरी तरफ उतर रहा है। इसका मतलब हो गया दुविधा में होना या निर्णय ना ले पाना, यानी किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाना। ऐसे सिचुएशंस को ही बोलते हैं ऑन द फेंस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू बी अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड ना कर पाना। एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, ही इज स्टिल ऑन द फेंस अबाउट ज्वाइनिंग द न्यू कंपनी। वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसे नई कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑन द फेंस मतलब ऐसे सिचुएशन में होना जहां पर वो निर्णय ही ना ले पाए वो किस और जाए, दैट इज कॉल्ड ऑन द फेंस। 7वां इडियम, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। देखो बहुत सारी लाइन्स है, उसके बीच में पढ़ना। उसके बीच में पढ़ना मतलब क्या होता है, हिडन मीनिंग जान पाना, उन चीज़ों का हिडन मीनिंग जान पाना, यानी लिटरल मीनिंग नहीं जानना, उनके बीचों में सांकेतिक मतलब समझ पाना क्या होता है। कोई चिट्ठी है जिसमें सीधी बात नहीं की गई है पर संकेत छुपा है, उसे ही हम कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन, छिपा हुआ मतलब समझना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन यू सी व्हाट ही ट्रूली मीन्स। अगर तुम अंदर की बातें जान पाओगे यानी छिपी हुई मतलब समझ पाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि उसका सच में क्या मतलब था। नेक्स्ट इडियम इज व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड। जब लेमोनेड क्या होता है, लेमोनेड एक शरबत होती है ना, जो नींबू से बनता है। अगर आपके जीवन में कभी भी यानी आपको कभी भी लेमन्स मिले मतलब आपके जीवन में कभी भी निराशा हाथ लगे, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, तो उस क्रिटिसाइज से परेशान नहीं होना बल्कि उस, यानी लेमन यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, लेमन यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि आपके जीवन में कोई पत्थर फेंके तो उस पत्थर का क्या करना चाहिए, पुल बनाकर उस प्रॉब्लम से पार
आ जाना चाहिए। यहाँ लेमन्स आपके लाइफ में ऐसे पर्सन है जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको उस लेमन का क्या करना चाहिए, लेमोनेड बना देना चाहिए, यानी शरबत बना देना चाहिए और शरबत बना के पी जाना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड का मतलब हुआ मुश्किल हालात को अवसर में बदल देना। तो राइट आंसर क्या होगा, टू मेक बेस्ट ऑफ द बैड सिचुएशन, यानी बुरी से बुरी सिचुएशंस में आप किसी चीज़ों को क्या कर दिए, बेस्ट बना दिए। इसी को बोलते हैं व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक्स लेमोनेड। नाइन्थ इडियम है ए रेनी डे। ये एक स्टोरी आपने बचपन में पढ़ा होगा, दो, एक मॉस्क्यूटो और एक एंट की स्टोरी है ना। दिन काफ़ी सुहाना था, सनी डे था, तो जो मॉस्क्यूटो था वो मस्त खा पी के एंजॉय कर रहा था, गिटार बजा रहा था, मस्त एंजॉय कर रहा था। वहीं चींटी क्या कर रही थी, चींटी को पता था कि कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो वो खा पी के एंजॉय नहीं कर रही थी, बल्कि वो चींटी क्या कर रहा था, एक एक दाना को इकट्ठा करके अपने होल्स तक ले जा रही थी। इसका मतलब क्या, वो अपने रेनी डे के लिए प्रिपेयर हो रही है, यानी बारिश के दिनों में जब वो अपने होल से बाहर नहीं निकल पाएगी भोजन के लिए, उन चीज़ों के लिए वो चींटी पहले से प्रिपेयर हो रही थी। वहीं दूसरी ओर मॉस्क्यूटो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था, वो रेनी डे के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा था। रेनी डे, यहाँ रेनी डे का मतलब क्या हुआ, रेनी डे मतलब बुरी बुरी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर नहीं था। वहीं दूसरी ओर चींटी उस बुरे सिचुएशंस के लिए रेनी डे के लिए प्रिपेयर था, क्योंकि जब बारिश होगी तो चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाएगा, सेम एज मॉस्क्यूटो भी नहीं निकल पाएगा। तो चींटी के पास प्रॉपर भोजन अवेलेबल होगा, किस लिए, रेनी डे के लिए। तो यहाँ रेनी डे का मतलब हुआ ऐसा डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट टाइम जब आपको ज़रूरत होती है मनी या हेल्प की। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टाइम ऑफ ट्रबल और नीड, मुसीबत का समय या जरूरत का समय। हमारा 10वां इडियम है मूव्ड हेवन एंड अर्थ। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है, आप इतने कोशिश कर रहे हो कि धरती और आसमान को एक कर दे रहे हो। धरती और आसमान को एक करना मतलब हर वो एफर्ट लगाना जो उस चीज़ को आप हासिल कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दे मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू फाइंड ए क्योर फॉर द चाइल्ड। वो उस, मानो किसी बच्चे को कोई बीमारी थी तो उनके माता पिता ने क्या किया, पूरी दुनिया एक कर दी, यानी धरती और आसमान एक कर दिया उस बच्चे का इलाज के लिए। तो हेवन एंड अर्थ का क्या मतलब हुआ, जमीन और आसमान एक कर देना, मतलब इतनी हर संभव प्रयास करना, यानी जी जान लगाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। 11th इडियम, रनिंग अराउंड द सर्कल। देखो क्या है ना, इफ समवन इज रनिंग अराउंड द सर्कल, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। अब जो ये कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, उसी ट्रैक पर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी सेम ही ट्रैक पर घूम रहा है। इससे क्या होता है, अगर सेम ट्रैक पर घूम रहा है तो घूमने के बाद वो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो एक ही होगा, घूमकर वो उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ से उसने शुरू किया था। यानी ये जो बच्चा है, अगर ये पूरा सर्कुलर राउंड एक चक्कर लगा लेगा लेकिन घूमकर कहीं नहीं जाएगा, फिर अपने ही इनिशियल पॉइंट पे आएगा, यानी उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही रहने वाला है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होगा बेकार मेहनत करना, यानी परिणामहीन कोशिशें करना जिसका कोई परिणाम नहीं हो। एग्जाम्पल देखे, वी हैव बीन रनिंग अराउंड इन ए सर्कल ऑल डे विदाउट एनी रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी मेहनत करना जिसका कोई रिजल्ट ही ना हो, जिसका कोई परिणाम ही ना हो। इस फिगर से आप क्लियरली समझ पा रहे हैं ये बच्चा एकदम सर्कुलर जगह पे घूम रहा है, रनिंग अराउंड ए सर्कल कर रहा है, यानी स्टार्ट जहाँ से कर रहा और फाइनल भी घूमने के बाद वो फाइनली उसी पॉइंट पर आ रहा है। यानी जो वो मेहनत किया, वो मेहनत बेकार मेहनत था, परिणामहीन कोशिशें थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू वेस्ट एफर्ट विदाउट रिजल्ट। अपना एफर्ट को वेस्ट करना बिना किसी रिजल्ट का है, यानी परिणाम अंत में ना मिलना। इडियम्स देखते हैं क्या है, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीप्स। इसका मतलब क्या होता है, यानी यहाँ एक लड़की है, लड़की अपने स्लीप्स में, अपने बाजू में अपना हार्ट लेके घूम रही है। हार्ट यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर हार्ट डिनोट करता है फीलिंग्स ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की की फीलिंग्स को डिनोट कर रहा है। यानी ऐसा व्यक्ति, इमेजिन करो कि लिटरली अपनी शर्ट के बाजू में कोई दिल को टांग के घूम रहा है, यानी हर कोई उसके भाव समझ सकता है, यानी वो अपने फीलिंग्स को ओपनली शेयर कर पा रही है। वेयर योर हार्ट ऑन द स्लीप्स मतलब ए पर्सन हु ओपनली शेयर्स देयर फीलिंग विदाउट हाइडिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा टू ओपनली शो योर इमोशन और फीलिंग, अपनी भावनाओं या जज्बातों को खुलकर दिखाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू शो योर फीलिंग ओपनली। एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीप एंड नेवर हाइड हिज फीलिंग। वो अपने
अपने फीलिंग्स को ओपनली रखता है और कभी भी अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं करता, छुपाता नहीं है। बी ऑल ईयर्स, सारे के सारे कान हो जाना। लिटरल मीनिंग ऐसे ही होते हैं, सारे के सारे कान हो जाना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, समझेंगे। ये एक प्रिंसिपल है। जब प्रिंसिपल अपने क्लास में अपने स्कूल में कुछ बात बता रहा है तो क्या करता है, तो सारे बच्चे उसकी ओर सुनने लगते हैं। तो बी ऑल ईयर का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी ईगर एंड रेडी टू लिसन, यानी पूरी ध्यान से सुनने के लिए उत्सुक होना। जब कोई अच्छा ऑरेटर, कोई अच्छा वक्ता स्टेज पर बता रहा हो तो सब लोग अटेंटिवली सुनने लगते हैं। तो बी ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, बी ऑल ईयर्स का मतलब है टू बी वेरी ईगर एंड रेडी टू लिसन, यानी चारों तरफ कान हो जाना। चारों तरफ कान हो जाना इन सेंस की उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू लिसन, लिसन अटेंटिवली। द स्टूडेंट वेयर ऑल ईयर्स व्हेन द प्रिंसिपल स्टार्टेड स्पीकिंग, यानी स्टूडेंट ने ध्यान से सुनना शुरू किया जब उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने बोलना शुरू किया। 14th इडियम, हेड इन द क्लाउड, यानी सर का कहां पर होना, एक मिनट, हेड ऑन द क्लाउड, सर का बादलों में होना, यानी खोया खोया रहना। इसका मतलब क्या होता है, सपनों या कल्पनाओं में खो जाना या वास्तविक से कटे रहना। वास्तविकता को छोड़ वो इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहना ही कहलाता है हेड ऑन द क्लाउड। अब इमेज को देख पा रहे होगे, एक लड़की है, उसका हेड एकदम क्लाउड से भरा हुआ है, दैट मीन्स वो डे ड्रीमिंग कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा टू बी लॉस्ट इन डे ड्रीम्स, सपनों या कल्पनाओं में खो जाना। एग्जाम्पल है, सी ऑलवेज हैज़ हर हेड इन द क्लाउड एंड नेवर फोकस्ड ऑन रियलिटी, यानी वो हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती है, कभी भी रियलिटी पर फोकस नहीं करती है। 15 नंबर इडियम्स, मेक हे वाइल द सन साइंस, इसका मतलब क्या होता है, हे मतलब होता है वो सूखा घास, अपने घास को सुखाना जब सूरज की किरणें चमक रही हो, यानी सूरज जब चमक रहा हो तब अपने घास को सुखाना। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ये घास है ना, ये हे मतलब क्या होता है, पशुओं के खाने के लिए जो सूखी घास होता है उसे ही हे बोलते हैं, है ना। या टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी मौका रहते हुए उसका पूरा लाभ उठाना, यानी बहती गंगा में हाथ धोना, इसे ही बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टू टेक एडवांटेज ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी। क्या गुड अपॉर्चुनिटी है कि जो है, हे मतलब पशुओं को खाने का जो आहार होता है उसको सुखाना, कब, जब धूप खिली हो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, यू शुड मेक हे वाइल द सन साइंस एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट नाउ, यानी तुम्हें बहती गंगा में हाथ धो लेनी चाहिए और अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। हैव ए फिंगर ऑन एवरी पाई, है ना। अब सारे फिंगर्स होना उस सारे पाई में, पाई मतलब मिठाई या स्वीट्स को पाई बोलते हैं, है ना। हर पाई में उंगली डाल रखी है, मतलब हर काम में दखल दे रहा है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कई कामों में एक साथ शामिल होना या हर चीज में दखल करना। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर इडियम्स देखते हैं क्या है। ए बर्ड आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो एक बर्ड है, समझते हैं निमोनिक्स के थ्रू, एक बर्ड है ना, बर्ड्स इस सिटी को देख पा रही है। अब ये इस सिटी को क्या प्रॉपर ढंग से देख पा रहा होगा, क्योंकि सिटी तो काफ़ी बड़ा है और बर्ड्स काफ़ी ऊपर उड़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्ड्स एक सरसरी निगाह देख पाता है शहर को, है ना। कोई चील आसमान में, आसमान से पूरा शहर देख रही है, उसे सब कुछ एक साथ दिख रहा है पर डिटेल नहीं, यानी वो एकदम सरसरी निगाहों में शहर को देखते हुए शहर को क्रॉस करके चली जा रही है। तो ए बर्ड हाई व्यू का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को संक्षेप या ऊपर से समझना, यानी डिटेल्ड में नहीं समझना, ब्रीफली किसी चीज़ों को समझना, ऊपर सतही तरह से समझना ही कहलाता है ए बर्ड्स आई व्यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू हैव ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव। एग्जाम्पल अगर बोले तो क्या होगा, द ड्रोन गेव अस ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ एंटायर सिटी। एक ड्रोन क्या करती है, बर्ड्स आई व्यू देती है पूरे एंटायर सिटी का, यानी डिटेल ऑब्जर्वेशन नहीं होता उस फुटेज में, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है, यानी संक्षेप से, यानी सतही तौर पे समझना ही कहलाता है ए बर्ड्स आई व्यू। इडियम्स 18, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिचुएशन मैं बताता हूँ, पहले देख लो क्या है ना। एक तरफ डेविल है और एक तरफ डीप सी है, मतलब क्या है, ये बच्चा है फंसा हुआ दो चीज़ों के बीच में, एक तरफ डेविल है और एक तरफ डीप सी है। अगर वो
लेफ्ट जाता है तब भी बुरी तरह से फंसता है, अगर वो राइट की ओर जाता है फिर भी बुरी तरह से फंसता है। यानी हिंदी में कहे तो आगे खाई पीछे कुआं, यानी आगे खाई पीछे शैतान, मतलब दो बुरे विकल्पों के बीच में फंस जाना, दो बैड ऑप्शंस को चूज करना, दोनों का ऑप्शन होना। एग्जाम्पल के तौर पे जब गवर्नमेंट ने फार्म लॉ बिल लाया था तो ये बोलकर लाया था कि ये किसानों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जब उस फार्म लॉ बिल के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगा फार्मर ने, तब गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस बिल को विड्रॉल कर लिया था। तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए क्या था, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी। अगर वो फार्म लॉ अच्छा था इस वजह से लाया था, जब अच्छा था तो विड्रॉल क्यों किया। तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए क्या था, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी का मतलब होता दो बुरी परिस्थितियों में फंस जाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू बी स्टक बिटवीन टू डेंजर्स। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी ओवर दिस इशू। किसी इशू में गवर्नमेंट बुरी तरफ फंस जाना, गवर्नमेंट का बुरी तरफ फंस जाना, जैसे मैंने अभी एक फार्म लॉ बिल के बारे में बताया। 19 एट द 11th आवर। समझते हैं, मानो कि आपको डेडलाइन मिली हुई है, डेडलाइन में आपको 12 बजे तक कोई प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, लेकिन आप 12 बजे से पहले आपको सबमिट करना था। आप इसे 2 बजे कर सकते थे, 3 बजे कर सकते थे, 6 बजे कर सकते थे, 8 बजे कर सकते थे, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट को 11 बजे जमा करने का सोचा। यानी अब डेडलाइन के एकदम निकट में, डेडलाइन के एकदम नज़दीक में आपने उस प्रोजेक्ट को जमा किया। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, यानी समय के निकलने से पहले, यानी लास्ट समय में जमा किया है, आखिरी समय पर काम निपटाना। राइट आंसर इज एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी एकदम अंतिम क्षण पर। अब कोई चीज़ खत्म होने वाला था, एकदम अंतिम क्षण पर उन चीज़ों को वो काम करना ही कहलाता है एट द 11th आवर। ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर, इसका मतलब उसने अपना असाइनमेंट कब सबमिट किया, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे असाइनमेंट का सबमिट होना ही कहलाता है एट द 11th आवर। एडीएम्स 20 हैव बिगर फिश टू फ्राई। समझो, इसके पास बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी मछलियों को फ्राई कर रहा है। बड़ी मछलियों को फ्राई करना मतलब यहाँ एक्चुअली मछलियों से रिलेटेड नहीं है, यहाँ है किसी को और भी इंपॉर्टेंट काम होना, छोटे छोटे काम के अलावा और भी बड़े काम होना, बड़े काम करने के लिए होना ही कहलाता है हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, यानी करने को और भी बड़ा काम होना, या टू डील विथ मोर सिग्निफिकेंट मैटर, और भी जरूरी काम होना, या किसी छोटी बात से ज़्यादा अहम चीज़ें करने के लिए होना। आई कांट अटेंड द मीटिंग, आई हैव गॉट बिगर फिश टू फ्राई, यानी मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उस मीटिंग को अटेंड करने के अलावा भी मेरे पास और भी बड़े काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू हैव मोर इंपॉर्टेंट मैटर टू डील विथ, यानी इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट मैटर होना, सिग्निफिकेंट मैटर होना जो वो उसको डील करना चाहता हो। हैव 5 फिंगर डिस्काउंट। 5 फिंगर डिस्काउंट क्या होता है, कोई दुकान में जाकर अपनी 5 उंगलियों से चीज़ उठाकर निकल गया, जस्ट लाइक दिस फिगर। एग्जाम्पल देखो, ये अपने 5 उंगलियों को उस ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा और उससे लेकर भाग रहा, यानी चोरी कर लेना। 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब होता है पूरी तरह से डिस्काउंट, यानी पूरी तरह फ्री हो जाना। फ्री कब होगा, जब किसी चीज़ को कोई चोरी कर लेगा। इसका मतलब क्या होता है 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब, टू स्टील समथिंग इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर इट, किसी चीज़ का चोरी करना बजाय कि उसका पेमेंट किया जाए। यानी इसे शॉप लिफ्टिंग भी बोलते हैं, चोरी करना, यानी दुकानों से, स्टोर से चोरी करना ही कहलाता है 5 फिंगर डिस्काउंट ना, 5 उंगली डिस्काउंट में होना। ऑप्शन सी, स्टीलिंग समथिंग विदाउट पेइंग। ही वॉज काउट टेकिंग ए 5 फिंगर डिस्काउंट एट द स्टोर, वो पकड़ा गया चोरी करते हुए स्टोर पर, यानी 5 फिंगर डिस्काउंट इज रिलेटेड टू शॉप लिफ्टिंग। 22वां इडियम क्या है, ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। पैग क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट पैग है ना। अब ये स्क्वायर पैग है, ये राउंड होल में फिट होना चाह रहा है ना। अगर उस राउंड होल है तो राउंड होल में राउंड पैग ही फिट हो पाता, लेकिन ये स्क्वायर होल फिट होना चाह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये राउंड होल में स्क्वायर पैग फिट होना चाह रहा है, इसका मतलब हो गया ए पर्सन हु डज नॉट फिट इनटू पर्टिकुलर प्लेस, सिचुएशन और जॉब। ऐसा व्यक्ति जो किसी परिस्थिति के लिए उपयुक्त ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा, ही फेल्ट लाइक ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल एट हिज न्यू जॉब। वो अपने नए जॉब में उस स्क्वायर पैग की तरह फिट होना चाह रहा है उस सर्कुलर होल में। दैट मीन्स ए पर्सन नॉट सूटेड
टू ए सिचुएशन, उस सिचुएशन के लिए सूट ना होना उस पर्सन का ही कहलाता है ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। ए बेकर्स डजन, एक बेकर 12 ब्रेड के साथ एक एक्स्ट्रा देता है ताकि ग्राहक खुश रहे। यानी बेकर्स डजन क्या होता है, नॉर्मल डजन में 12 होते हैं, 12 पीसेस होते हैं, लेकिन बेकर्स के डजन में एक पीस एक्स्ट्रा यानी 13 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 more than 12, 12 के बजाय 13 चीज़ें देना यानी अतिरिक्त वस्तुएं देना ही कहलाता है बेकर्स डजन। बेकर डजन में हमेशा एक चीज़ें एक्स्ट्रा होती है। अगर डजन 12 का होता है तो उसे एक एक्स्ट्रा यानी 12 से अधिक मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए डजन विथ 1 एक्स्ट्रा पीसेस। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब होता है, काली स्याही सफ़ेद कागज़। दैट मीन्स कुछ साफ साफ लिख कर देना। जब किसी चीज़ को हम क्लियरली रिटर्न में देते हैं, रिटर्न में देना ही कहलाता है ब्लैक एंड वाइट, है ना। समथिंग रिटर्न और प्रिंटेड, किसी चीज़ को रिटर्न देना या प्रिंटेड देना। क्लियर एंड डेफिनिट यानी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ और साफ साफ दिखाई देने वाला चीज़ ही कहलाता है ब्लैक एंड वाइट। ऑप्शन सी, समथिंग रिटर्न क्लियरली और ऑफिशियली। एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, देयर एग्रीमेंट वाज क्लियरली रिटन इन ब्लैक एंड वाइट, यानी जो एग्रीमेंट बना था वो एग्रीमेंट क्लियरली रिटन था, स्पष्ट रूप से वो लिखा हुआ था। हमारा लास्ट इडियम है टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, है ना। इमेजिन कोई आपकी आंखों में धूल फेंकता है ना, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, आपकी आंखों में कोई डस्ट फेंकता है, तो यानी आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपको वो धोखा दे रहा है। टू डिसीव और मिसलीड समवन, किसी को धोखा देना या गुमराह करना ही कहलाता है टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, टू डिसीव और मिसलीड समवन, किसी को धोखा देना या फिर उसे मिसलीड करना ही कहलाता है टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर ये PDF चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल है SSC_RM, वहाँ पर जाके आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।